चलिए, तो फर्स्ट डिपेंडेंसी क्या है? जैम्प को हमने डाउनलोड करना है। जैम्प का क्या काम है? हमारी लोकल मशीन को एक सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करता है। देखो क्या होता है कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, जिसमें कोई डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वॉल्व है, जैसे कि PHP, ASP, JSP या डेटाबेसेस वगैरह हो गए, तो ये सब क्या होते हैं? सर्वर साइड होते हैं। सर्वर साइड मीन्स कि इनको एक लाइव होस्टिंग चाहिए होती है जहाँ से आप इसको एक्सेस करोगे। अब हमारे कंप्यूटर में जो हम लोग फाइलें एक्सेस करते हैं अपनी ऑफलाइन, जो हमने सेव की होती हैं, वो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर लिखा था फाइल। नोटिस करना है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। हम कोई भी अपनी एक .html फाइल यहाँ पर ओपन करके देखेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, हमारा है क्लास रिकॉर्डिंग फोल्डर। हम MWF के फोल्डर में 332.5 में यहाँ से कोई भी अपनी एक फ़ाइल एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में 28 फरवरी को हमने ये फ़ाइल बनाई थी। तो यहाँ पर क्या लिखा आता है? फाइल। जब तक आपके कंप्यूटर में एड्रेस बार में फाइल आपको रिटर्न आ रहा है, इट मीन्स कि आप एक लोकल एनवायरनमेंट में हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सर्वर एनवायरनमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर फाइल नहीं आना चाहिए लिखा हुआ। ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी जैम्प इंस्टॉल्ड है, दोनों सर्विसेज मेरी ऑन है, अपाचे एंड माइस्क्यूएल। फिलहाल क्या मुझे दोनों ऑन करना होगा? तो जब तक आप PHP पढ़ रहे हो तब तक आपको सिर्फ अपाचे चलाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से जैसे एडमिन को रिक्वेस्ट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर फाइल लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अब क्या लिखा रहा है? लोकल होस्ट। ठीक है, अब ये होस्ट क्या होता है पहले इसको समझ लो ज़रा। जब भी आप किसी वेबसाइट को उसके नेम से फैच करते हो, जैसे कि google.com, तो गूगल क्या है? डोमेन नेम है। अब google.com लिखने पर जो डेटा आपको रिटर्न आया वो आता है होस्ट से। होस्ट यानी कि जहाँ पर उस वेबसाइट को स्टोर किया गया होगा, लिस्ट किया गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा क्या लिखा रहा है? लोकल होस्ट, यानी कि मेरे कंप्यूटर का लोकल डेटा यहाँ दिखाएगा, उसके लिए यहाँ पर लोकल होस्ट अवेलेबल है। इसको चलाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप लोकल होस्ट से इसको चलाओ। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये काम नहीं करता, तो इसका IP एड्रेस भी होता है 127.0.0.1। इस तरह से आप लिखेंगे तो ये काम कर जाएगा। इतना लिखना है आपने, तो आप देख सकते हो सेम रिटर्न आ रहा है हमें। तो ये भी इसका एक तरीका होता है चलाने का। तो आप IP से भी चला सकते हो, और सबसे बढ़िया लोकल होस्ट तो होता ही है। एंटर करेंगे आपका होस्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो जैम्प की फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। X स्टैंड फॉर X ऑपरेटिंग सिस्टम, A स्टैंड फॉर अपाचे, MariaDB, PHP एंड पर्ल। दिस इज फुल फॉर्म ऑफ जैम्प। अब जैम्प में X का मतलब है X ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इन्होंने विंडो, लिनक्स या फिर मैकिन्टोश सभी के लिए बनाया। बट इसके अलावा भी मार्केट में कुछ और अवेलेबल हैं, जैसे कि हम बात करते हैं वैम्प, जिसको हम बोलते हैं विंडो, अपाचे, माइस्क्यूएल, PHP। मैम्प ये मैकिन्टोश के लिए यूज़ होता है। लैम्प ये लिनक्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग डिवाइसेस के लिए आपको मिल जाएगा। बट जैम्प की पॉपुलैरिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा है। भाई हो सकता है आज विंडो चला रहे हो तो आप उसके इंटरफेस से यूज हो, कल को हो सकता है आपको मैकिन्टोश मिल जाए इंडस्ट्री में जाके जॉब पर, तो आपको कुछ दिक्कत आनी नहीं है क्योंकि आप यूज टू हैं पहले से। अब वैम्प चलाने वाले जब लैम्प में आएगा तो उसको हफ्ता भर लग जाता है उसके साथ एडजस्ट होने में सही से, कि फीचर कहाँ कहाँ मिलेगा उसका, इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए हम लोग किसके साथ जाएंगे? जैम्प के साथ, क्योंकि इंडस्ट्री में यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो जैम्प कौन कौन यूज़ करेगा? जिसके पास लाइव सर्वर का एक्सेस नहीं है। अगर आपके पास लाइव सर्वर है तब आप लाइव पर काम करो। ठीक है, अब क्या आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेगा? एडवांटेज कि भी आप रियल टाइम में लाइव चेक कर रहे हो। डिसएडवांटेज ये है कि नेट नहीं होगा तो आपका काम रुक जाएगा, क्योंकि आपको हर बार नेट पर कनेक्ट रह के काम करना है। दूसरा, जितनी बार भी हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी बैंडविड्थ होती है, जिसमें हमें मिलता है कि हम कितना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसके अगेंस्ट कितनी रिक्वेस्ट ले सकते हैं। तो अगर आपने प्रोजेक्ट के लाइव आने से पहले अपनी लिमिट ही ख़त्म कर दी टेस्ट कर करके, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपने कंप्यूटर में ऑफलाइन सारी चीज़ें बनाएं, अच्छे से टेस्ट करो, फिर फाइनल टेस्टिंग के लिए एक बार उसको लाइव ले जाओ
और आपको लग रहा है 10-15 दिन चला के सब ओके है तो उसको पुश कर दो फिर, ठीक है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता सीधे लाइव पर जाके काम करो, ठीक है। सीधे लाइव पर जाके काम करना है तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए अच्छा होता है, प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं बड़े बड़े उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। अब जब आप यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके ऑप्शंस दिखाई देंगे विंडो के लिए, जैसे 8.0.30, 8.1.25 एंड 8.2.12। हमें किसके साथ जाना चाहिए? तो जनरली जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं हम लोग सोचते हैं लेटेस्ट डालेंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड लास्ट को आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा? ये मोस्ट स्टेबल होगा, इनमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। किस्मत की बात है, सब सही चल रहा है, ठीक है। अगर दिक्कत आ गई तो आपका डेटा जा सकता है, तो इसलिए स्टेबल के साथ जाओ, ठीक है। तो ये तो हो गया डाउनलोड करने के लिए। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, आप बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाइए और इंस्टॉलेशन आप इजीली कर पाएंगे उसका। तो हम एक मशीन में कितने जैम्प डाल सकते हैं, पॉइंट ये आता है। देखिए अगर आपके पास मल्टीपल ड्राइव्स हैं, जैसे कि मेरे पास आप 3 ड्राइव्स देख रहे हैं, तो जैसे कि आप यहाँ नोटिस करेंगे मैंने सी ड्राइव में जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग डी ड्राइव में आते हैं तो आप यहाँ नोटिस करेंगे जैम्प मैंने यहाँ भी इंस्टॉल किया हुआ है। इसके बाद आप चाहें तो किसी और नाम से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जैम्प ही रखना है। मैंने सर्वर के नाम से भी किया हुआ है, फिर मैंने न्यू सर्वर के नाम से भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो यानी कि हम लोग एक मशीन में मल्टीपल जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं। पॉइंट आता है कि कितने एक साथ चला सकते हैं, तो एक ही चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप अलग अलग लॉन्च करोगे तो ये हार्डवेयर का रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और दूसरा क्रैश होने के प्रोबेबिलिटीज होंगी कि बढ़ जाएंगी उस केस में। तो कोशिश करें एक टाइम पर एक चलाइए, क्योंकि जब आप यहाँ लिखेंगे URL में लोकल होस्ट तो आपका ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वाला चलाना है ना। इसलिए एक एट अ टाइम एक ही जैम्प हमने रन करना है, ठीक है। टेस्टिंग के लिए मल्टीपल डाल के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से आते हैं सी ड्राइव के जैम्प में। तो यहाँ पर आपको इस तरह से बहुत सारे नंबर ऑफ फाइल्स दिखाई देंगे। अगर आपके कंप्यूटर में बहुत सारे जैम्प इंस्टॉल हैं तो ध्यान रखना कि इस तरह से आप जैम्प लिख के उसको लॉन्च नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट इंस्टॉल हुआ होगा वही चलेगा इस तरह से। बट मुझे तो प्रीवियस वन चलाना है, तो उस केस में आप जो चलाना चाहते हो उस ड्राइव पर जाइए और उसके अंदर आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा, थर्ड लास्ट ऑप्शन जैम्प कंट्रोल, इसको क्लिक करिए। आपके सामने देखो ये ओपन हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हो कुछ वार्निंग वगैरह में यहाँ पर दिखाई दे रही है, रेड रेड आ रहा है लिखा हुआ। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी एक जो है वो रनिंग में है, ठीक है। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, अब आप इसको रन करिए। समझ में आ गया ना मैंने क्यों मना किया, दो नहीं चलाने, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप ऑन करेंगे अपाचे। अपाचे मॉड्यूल क्या होता है? यही वो पार्ट है जिससे मेरा लोकल मशीन सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैम्प आपका सर्वर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार इंटरव्यू में हम लोग ये आंसर दे देते हैं कि हमारी लोकल मशीन में सर्वर कौन होता है, तो जो विंडोज के अंदर वैम्प चला रहा था वो वैम्प सर्वर बोलते हैं, होता वैम्प सर्वर है, लेकिन सर्वर बनाने वाली जो मॉड्यूल है वो अपाचे होती है, ठीक है। तो अपाचे इज़ अ सर्वर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप एडमिन पर क्लिक करेंगे, आपका एडमिन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डैशबोर्ड। अभी डैशबोर्ड मुझे कहाँ से रिटर्न आ रहा है इसको समझ लेते हैं। तो जहाँ से आपने इसको लॉन्च किया उसी फोल्डर में आप ध्यान से देखेंगे एक आपको फोल्डर मिलता है HT Docs, इसके अंदर आपको फोल्डर मिलता है डैशबोर्ड, और इसके अंदर से वो आप देख रहे हैं डिज़ाइन, ठीक है। तो डैशबोर्ड में कोई छिड़खानी नहीं करनी, इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऊपर ट्रिगर है, जैसे अपाचे फ्रेंड्स, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये उसकी इंडेक्स फाइल दिखाएगा। FAQs आप इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ क्लिक करेंगे। हाउ टू गाइड्स अगर आप देखना चाहते हैं कैसे काम करना होता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है, तो सारे ट्यूटोरियल्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। PHP की इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हो कि कौन सा वर्जन वगैरह हम लोग यूज़ करें, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ से मिलेगा इसमें
PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन तब तक नहीं चलेगा जब तक हमने इसको ऑन ना किया हो। तो पहली चीज़ कि ये एक्टिवेटेड होना चाहिए। तो यहाँ जाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे ये रिक्वेस्ट मेरी देखो सक्सेसफुल हो जाएगी। इधर दोबारा चला लीजिए, रिट्राई टू कनेक्ट, खुल गया। तो उसने काफ़ी देर तक वेट किया, जब डेटा नहीं मिला जैसे स्टार्ट हो वो डिनाई में चला गया। तो माई एडमिन तभी खुलेगा जब आपने स्टार्टिंग जैम्प कंट्रोल पैनल से सर्विस ऑन की होगी अपनी। ठीक है, तो यहाँ बनते हैं डेटाबेसेस हमारे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटाबेस बनाने के लिए। तो फिलहाल अभी हमारा डेटाबेस का कोई काम नहीं है। ठीक है, वर्डप्रेस में तो हमें डे 1 से चाहिए होता है, क्योंकि वर्डप्रेस बिना डेटाबेस के इंस्टॉल नहीं होता। तो चलिए इसको हम लोग अभी के लिए ऑफ रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ पोर्ट्स होते हैं। ये पोर्ट क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, हर एक के लिए अपना अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग रिएक्ट वगैरह में काम करें तो उसका 3000 होता है। ठीक है, जब आप उसमें काम करोगे नोड में तो उसका 5000 होता है। कि अगर आप एंगुलर में काम करते हो तो 4200 होता है। तो हर एक लैंग्वेज के लिए अपना एक अलग पोर्ट है। क्यों बनाया? हो सकता है कि भाई आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस आप डेटा लेके आ रहे हो, तो जब साथ में चलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा। तो इसलिए सबके यूनिक पोर्ट है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है जैम। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अगर आपको PHP पर काम करना है तो आपको htdocs के अंदर यहाँ पर फोल्डर बनाना होगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से फोल्डर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। जैसे कि डैशबोर्ड, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। ईजी, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक थीम है हमारी। IMG, ये हमने अपना खुद का डाला हुआ है। प्रोजेक्ट, ये हमारा फोल्डर है। ठीक है, वेब एलाइजर, ये आपको पड़ा हुआ मिलेगा पहले से। ठीक है, यहाँ से बिटनामी आपको मिल जाएगा, फेव आइकन मिल जाएगा, इंडेक्स मिल जाएगा आपको। ये फाइल आपको पहले से बने हुए मिलेंगे। आपको जो भी यहाँ काम करना है, मैं दिखा देता हूँ ब्रांड न्यू कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखता है। इसमें बस ये मैंने वर्डप्रेस और प्रोजेक्ट का 2 फोल्डर डाले हुए, बाकी इसको छोड़ के जितनी भी चीज़ आप देख रहे हो वो प्री डिफाइन है। ठीक है, पहले से आती हैं। C ड्राइव, जैम। कौन सी क्लास में होना चाहिए हमारा? यस।
मिसिंग कैसे हो सकता है यार? चल कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, आज नहीं मिल रहा तो। VS कोड ओपन करेंगे अपना। न्यू फोल्डर ओपन कर लीजिए। 332.5 में आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर, और एक न्यू मंथ का फोल्डर यहाँ से बनाएंगे। मंथ है मार्च 25, और यहाँ से हम लोग बनाएंगे एक न्यू फोल्डर 030325। चलिए, जो भी फाइल्स ओपन उनको करिए क्लोज, और यहाँ से एक न्यू फाइल बनाइए index.php। ठीक है, जब आप PHP की फाइल बनाते हैं तो आप देख सकते हैं इसका आइकन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग ऐसा ही अप्रोच रखते हैं जैसा अभी हम लोगों ने किया है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने फाइल इस तरह से अपनी ड्राइव में बना ली है तो ये काम नहीं करेगी आपकी फाइल, क्योंकि हमारी फाइल उस फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में हमारा XAMPP है। ठीक है, तो इस फोल्डर को हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, या रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर में आ जाइए। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी, और C ड्राइव के अंदर XAMPP में आप आएंगे, और यहाँ से आप htdocs, और यहाँ हम लोग अपना एक नया फोल्डर सेटअप करेंगे 332.5, और यहाँ पर हमारा होगा मंथ का फोल्डर 25, और यहाँ हमें काम करना है। तो आप इस लोकेशन को यहाँ लोकेट कराएंगे। अब से हमें इधर काम नहीं करना है। डिलीट दिस फोल्डर, फाइल मेन्यू में आइए, चूज कीजिए ओपन फोल्डर, C ड्राइव, XAMPP, htdocs, और अपनी मेन डायरेक्टरी सेलेक्ट रखिएगा। ठीक है, इसको ट्रस्ट कर लीजिए, यहाँ से index.php फाइल पर आ जाइए, और यहाँ के आप लिखेंगे जैसे कि HTML5। इसके अंदर आपने कुछ नया नहीं लिखना, जो HTML आप पढ़ के आए हो वही लिखना है अभी। ठीक है, बस कंडीशन क्या है, फाइल का टाइप क्या होगा, .php। अगर मेरी .php फाइल इस लोकेशन पर ना हो के किसी डिफरेंट लोकेशन पर होगी तो PHP की फाइल का कोड ब्राउज़र में रिवील हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, हमने इस फाइल को कॉपी किया, डेस्कटॉप पर लाके हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे ये HTML फाइल है, बट कंट्रोल O प्रेस करने पर डेस्कटॉप पर जब हम लोग आते हैं और सर्च करते हैं index.php फाइल एंड ओपन, तो क्या हो रहा है, कोड रेंडर ना होके सीधे रिवील हो रहा है। ठीक है, जबकि इसके अंदर है HTML कोड ही, बट चलेगा नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइल टाइप, क्योंकि .php फाइल हमारी मशीन पर, लोकल पर एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है, ये सर्वर से एग्जीक्यूट होकर चलती है। तो यानी कि अपाचे से ये प्रोसेस होकर अगर आएगा तो ये फाइल आपका वर्क करेगा। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हमारा सर्वर ऑलरेडी रनिंग है, आप यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, और यहाँ से ओके करिए। जहाँ डैशबोर्ड लिखा है उसको रिप्लेस करेंगे 0325, एंटर। स्पेलिंग मिस्टेक है, 330 है हमारा। अब देखो आपका यहाँ फोल्डर आ रहा है मार्च, इसके अंदर डेट का फोल्डर है। हमने पहली फाइल कौन सी बनाई थी,
इंडेक्स, देखो फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है, इंडेक्स फाइल डायरेक्टली ओपन हो गई है। अब इससे देखो हमें ये समझ में आता है कि ये जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं अपना सर्वर के अंदर इंडेक्स फाइल, वो क्यों करते हैं। अगर आप इंडेक्स रखते हो तो पहले यही खुलेगी, चाहे मैं मल्टीपल फाइल यहाँ पे रख दूँ उठा के, जैसे कि ये होम हो गया, ये सर्विसेज हो गया, हमारे पास 2 फाइल्स हैं, बट आप यहाँ रिलोड करेंगे तो फाइल आपकी इंडेक्स ही ओपन हो रही है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा रहा है, मैं इसको नेम कुछ चेंज कर देता हूँ, वेलकम पेज। अभी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे इसको ब्राउज़र में कि कौन सा पेज हमारा चल रहा है ना। तो डे 1 से जब से हमने HTML सीखा, मैंने आपको यही सिखाया कि इंडेक्स डॉट HTML होना चाहिए फाइल। तो इंडेक्स डॉट HTML हो या इंडेक्स डॉट PHP हो, ध्यान रखना इंडेक्स। दूसरा और क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट, इस तरह से मल्टीपल बना देते हैं। अब आप देखिए कि अगर मैंने इंडेक्स फाइल को यहाँ से अननोन से रिप्लेस कर दिया, तो ब्राउज़र में आप एक्सपीरियंस करें, आपका वेबसाइट ना खुल के डायरेक्टरी खुल गई, ऐसा तो आप कभी नहीं चाहोगे ना। तो समझ में आ रहा है कि इंडेक्स रखना क्यों ज़रूरी होता है। इंडेक्स चल जाता है, इंडेक्स की जगह पर हम यहाँ पर इसका नाम होम भी रख सकते हैं, ट्राई करके देखेंगे, चल गया ना। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक सर्वर में होम के कीवर्ड को भी होम पेज के लिए रखा गया हो सकता है किसी पर ना हो, तो भी आपके साथ रिस्क हो जाएगा। इसलिए कभी भी गलती नहीं करना है, आपने हैबिट बनाना है इंडेक्स का, ना कि किसी और फाइल नेम का, ठीक है। क्योंकि कल को अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया कि भाई आपने पढ़ लिया कि चलो सर ने तो लोकली में चला के होम भी दिखाया था, होम भी चल जाएगा, गारंटी नहीं हर एक होस्टिंग प्रोवाइडर ये काम करता हो, ठीक है। तो आपने इंडेक्स की प्रैक्टिस को ध्यान में रखना है। तो पहली चीज़ कि जिस दिन हमारा PHP स्टार्ट होता है, हमें ये क्लियरिटी मिल जाता है कि इंडेक्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी फाइलों में। कोई भी फाइल हो, लेकिन होम पेज जो होगा वो इंडेक्स ही होगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट समझेंगे हम लोग। यहाँ पर एक बिल्कुल बेसिक सी वेबसाइट बनाते हैं जो हमने HTML के टाइम में बनाई थी। एक H1 डिफाइन करेंगे, इसका नेम रख देंगे वेलकम पेज, या यहाँ पर लिख देते हैं योर साइट। और अभी कोई क्लास वगैरह यूज़ नहीं, क्लास वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट, और अलाइन में जाकर हम लोग क्या लिख देंगे, सेंटर। चलो चेक करके देखते हैं यहाँ पर आया है कि नहीं, आ गया। नेक्स्ट HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेंगे, लॉरेम इप्सम डिफाइन कर लेंगे इसमें, और इसको मल्टीपल टाइम रिपीट भी कर देंगे। रिलोड करेंगे, ये कुछ इस तरह से आता है अपना। मैटर और बढ़ाना चाहें इसमें आप तो और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ लिंक्स डिफाइन करने हैं, तो हम यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे इसको नेम देते हैं होम कंटेंट। इसको भी हमें सेंटर में रखना है, तो लिखिए अलाइन इक्वल टू सेंटर। H3 समथिंग रख लो, थोड़ा सा लार्जर साइज प्रोड्यूस करेगा। इसके ऊपर हमें कुछ लिंक डिफाइन करने हैं, तो यहाँ लिख देंगे जैसे कि होम, सर्विसेज, अबाउट, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट अस। ये हमें राइट हैंड साइड पर रखना है, तो यहाँ लिखेंगे अलाइन राइट। नीचे आएंगे, यहाँ डिफाइन करेंगे HR, एक पैराग्राफ बनाओ,
अलाइन इक्वल टू सेंटर %, कॉपी ऑल राइट रिजर्व। इस तरह से बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। हाँ इतना पार्ट हम लोगों ने बना लिया। तो देखिए पीएचपी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं कि रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं, जैसे कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो अमूमन क्या होता है कि हेडर हमारा सेम रहता है और फुटर हमारा सेम रहता है, इन बिटवीन जो डेटा होता है वो हमारा चेंज होता रहता है। तो जैसे कि तुम लोगों को अभी तुम उसके लिए पेंसिल फेस्ट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो पेंसिल फेस्ट के लिए जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको सभी में नैब बार रखना पड़ रहा होगा, फुटर सभी पेजेस में रखना पड़ रहा होगा। बट अगर आज ये वाला पार्ट सीख जाओगे और अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को अगर पीएचपी में कन्वर्ट कर दोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। तो क्या करा जाए, देखिए अगर आपको लगता है कि ये मेरा, मैं इसको सेवेज कर लेता हूँ सर्विसेज के ऊपर, ये मेरा दूसरा पेज क्या है, सर्विसेज, यहाँ लिख देते हैं सर्विसेज पेज, इसको लिख देते हैं सर्विसेज कंटेंट। अब मान लो मुझे लिंकिंग करना होगा तो मैं यहाँ पे जाके इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ए टैग डिफाइन करूँगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इंडेक्स डॉट पी एच पी, HTML नहीं अब HTML से बाहर निकलो अब डेवलपमेंट की जर्नी शुरू हो रही है हमारी, सर्विसेज डॉट PHP। चलिए पहले पेज पर लिंक बना दिया हमने। अब हम लोग सर्विस पर आते हैं तो सर्विस आ गया हमारा पेज, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि हमें यहाँ भी लिंक करना पड़ेगा। तो अब चलो अभी तो 5 पेज है, अब कल को क्लाइंट कहता है कि पूरी वेबसाइट बनने के बाद उसमें 400-500 पेज है, वो कहता है भाई मुझे एक पेज और बना दो, उसका लिंक भी लगा दो, तो तुम्हारी तो ज़िंदगी खराब, तुम लगाते रह जाओगे लिंक सभी के अंदर, उसके बाद फिर वो हो सकता है मन बदल जाए जी हटा दो। तो कैसे हैंडल करें इस चीज़ को, तो इसी का सॉल्यूशन हमें मिलता है डायनामिक ड्रिवन लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसे CSS आप लोगों ने सीखा हुआ है, तो CSS आपको पता है कि एक जगह पर चेंज करके एंटायर वेबसाइट को कैसे अपडेट किया जाए, ऐसे ही PHP के थ्रू हम अपने फ्रंट एंड को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, एक सिंगल सोर्स से। कैसे, चलिए साइट को ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ से हम एक न्यू फाइल बना लेंगे जिसका नाम होगा header.php। फाइल को ध्यान रखेंगे कि सेम डायरेक्टरी में रखना है, और ऐसे हम लोग एक फाइल और बना लेंगे footer.php, ठीक है। दोनों फाइलें रेडी होगी हमारी, अलग अलग कर दिया हम लोगों ने इसको, Ctrl+S, काम खत्म। तो इंडेक्स जो हमारी फाइल है, जो भी आपको पार्ट लगता है कि ये मेरा हेडर का पार्ट है, उतने पार्ट को अपने इंडेक्स से लेना है और header.php में लाके डाल देना है। अब आप कहोगे क्या इसमें बाकी और कोई कोड नहीं आएगा, HTML हेड टाइटल कुछ भी नहीं आएगा, सब छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट रखना है हमने, ठीक है। लिंकिंग को स्टाइल कर लो कि भाई हमारे लिंक कुछ इस तरह से यहाँ पर वेल स्ट्रक्चर होके आएंगे। ये इस पार्ट में सभी के लिए कॉमन रखूँगा और इन सभी की क्लोजिंग हम एंड में यहाँ पर कर देंगे। कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, Ctrl+S। तो अबाउट वाले का नाम हम लोग क्या रखेंगे, about.php, portfolio.php एंड contact.php। इतना पार्ट हमने अपना कंप्लीट कर लिया। परफेक्ट, क्लोज। जो फुटर वाला पार्ट है हम इसको यहाँ से कट करेंगे, Ctrl+S करेंगे, footer.php में आएंगे
और यहाँ लाके इस पार्ट को कॉल कर देंगे। अब हमारी जो इंडेक्स फाइल है उसके अंदर सिर्फ इतना ही मैटर अवेलेबल है, ठीक है। अब आप अपने पेज को ब्राउज़र में करें रिफ्रेश, जिसका नाम है index.php। हाँ चलो, तो हमारा हेडर फुटर अब नहीं है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर अब बात आती है PHP को इंक्लूड कैसे किया जाए। अभी तक PHP का सिर्फ टाइप है .php, अभी तक कोई भी उसका टैग हमने ओपन नहीं किया है, ठीक है। तो PHP का कोड ब्लॉक कैसे लिखा जाता है, <?PHP, ठीक है, और $, ये क्लोज हो गया आपका, ये इसका लिखने का तरीका है, ठीक है, PHP को। अब हमें जो अपनी फाइल है PHP की उसको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे इंक्लूड में आप यहाँ जाके बनाना ब्रैकेट में अपनी फाइल का नेम बताएंगे। सिंटैक्स को टर्मिनेट करना ना भूले, इस तरह से लिखना है आपने, और यही सिंटैक्स हम कॉपी करके नीचे डालेंगे footer.php, ठीक है। अगर हम सही हैं तो हमारा ये ऐड होना चाहिए, अगर कोई एरर होगा तो वो भी हमें रिटर्न आ जाएगा। हमारा ये हो गया पार्ट, ठीक है। आपने यहाँ से ये दोनों लाइन लेने हैं, इनको कॉपी करेंगे। जो हमने अभी फाइल बनाई थी अपनी, कौन सी थी, सर्विसेज, यहाँ जाना है। अब इसमें आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो हेडर कहाँ रखना है, ऊपर, बस जहाँ जो चीज़ रखनी है वहाँ पर उसको डिफाइन करो और सेव कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं आपके लिंक परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। बस सर्विसेज को सेव एज करिए, about.php पर रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा ओनली about us content and about us page portfolio, and last is contact us। तो इस तरह से हमने अपने सभी पेजेस की लिंकिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसका फ़ायदा क्या है, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होगे, ठीक है, तो आपका जितना डेटा चेंज होके आएगा उतना पार्ट आपका काम करेगा, बाकी चीज़ आपकी स्टेबल रहेंगी इसके अंदर, ठीक है। इसी का और एडवांस पार्ट जाके हमें मिलता है रिएक्ट में सीखने के लिए। अभी क्या हो रहा है कि जब आप क्लिक करते हो तो पेज ऊपर रीलोड होता है। अगर पेज रीलोड हो रहा है यानी कि ये भी रीलोड हो रहे हैं, बट ये कंटेंट एकदम सेम है, इसलिए इसमें आपको जरा सा भी ग्लिच नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम बढ़िया आ रहा है। तो इससे भी एडवांस पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्ट या एंगुलर। तो जैसे जीमेल पर एक नज़र डालते हैं, जब आप पहली बार चलाते हैं तो लोडिंग होती है, लोडिंग कंप्लीट। अब आप पूरे जीमेल में कहीं भी कोई भी मेल ओपन कर लो, इसमें कोई लोडिंग ही नहीं आएगी, टाइटल और देखो सब चीज़ें बदल भी रही हैं आपकी। तो जब आप रिएक्ट पढ़ोगे तो ये पार्ट सीख जाते हो कि ये पार्ट कैसे काम करता है उसके अंदर, ठीक है। अब सिचुएशन आती, क्लाइंट ने बोला मुझे एक और पेज की ज़रूरत है विच इज़ ब्लॉग। तो चलो यहाँ से हम लोग एक ब्लॉग का पेज बना देते हैं। हमने यहाँ जाके डिफाइन किया ब्लॉग पेज एंड ब्लॉग कंटेंट, ठीक है। अब अगर यही हम लोग मान के चले कि हम लोग HTML CSS वाले एग्जाम्पल में चल रहे हैं, तो हमें 5 पेजेस में जाके सारा काम करके आना होगा। आपका पेन उतना रहा ही नहीं, सीधे एक फाइल में गए हेडर, और यहाँ जाके आपने इसको डिफाइन कर देना है।
कंट्रोल एस, रीलोड किया, ये देखिए किसी भी पेज पर जाइए ब्लॉग भी सक्सेसफुली ऐड हो गया आपका। ठीक है, तो ये है फ़ायदा सीखने का पीएचपी सबसे पहला। सर लेकिन हम वो स्टाइल में कोड लिखे हुए हैं, अगर हमें अटैच करना है फिर स्टाइल के कोड को। अब आपने जो भी स्टाइलिंग करनी है, ध्यान रखना जिस पेज को इंक्लूड किया जाता है उसमें स्टाइल तो लगाओगे लेकिन स्टाइल डिफाइन नहीं करोगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप चाहते हो मेरे लिंक जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से हेडर फाइल में कुछ नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ जो स्टाइल या तो इंपोर्ट कराओगे या आप वो क्या कहते हैं इंटरनल भी अगर लिखते हो तो हेड में जाता है, इस पेज में हेड तो है ही नहीं, समझ गए ना। तो इसीलिए आप यहाँ से एक फाइल बना लें या आप इंटरनल भी कोड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टाइल डॉट सी एस एस, हम चाहते हैं कि वैसे आपको बेस्ट प्रैक्टिस होता है सी एस एस का एक फोल्डर बना के उसमें स्टाइल को रखना होता है, फिलहाल जस्ट समझ लेते हैं। तो हमने बोला भी जो हमारा ए टैग है उसका कलर जो है कुछ डिफरेंट होना चाहिए, हमने लिखा कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो क्या हो जाए, नन हो जाए। तो क्या लिखने से कुछ चेंज आएगा, क्यों नहीं आएगा, करेक्ट, हमने लिंक नहीं किया। तो कहाँ लिंक कर दें इसको, तो सारी पीएचपी है, कौन सी पीएचपी, तो इंडेक्स पे अगर करेंगे तो सिर्फ इंडेक्स में हमें इसके चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लिखेंगे लिंक, लिंक एच आर ई एफ, लिंक एच आर ई पता है सारसी होता है एच आर ई एफ, बस इतना काम कर दीजिए और अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आइए, स्टाइल्स लग चुके हैं, ठीक है, ये करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां कर लेते हैं कि वो यहाँ लगा रहे होते हैं इधर, और फिर वो परेशान रहते हैं कि सर हमारा स्टाइल काम नहीं कर रहा। कहाँ पर, इधर, जैसे फुटर वाली फाइल हो गई या हेडर वाली फाइल हो गई। अल्टीमेटली जो मैंने इंक्लूड किया वो कॉल तो इन्हीं पेजेस में आके हो रहा है ना, तो हमें माउंट उसको वहाँ करना है, काम आसान, ठीक है। इनलाइन तो लगा ही सकते हो, इनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर हेडर फुटर में इनलाइन लिख सकते हो, बट इनलाइन के अगर आपने मुझसे एचटीएमएल सीएसएस पढ़ा तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता होंगे क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो यूज़ करते हैं क्या इनलाइन, क्या एक्सटर्नल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनलाइन का एक सवाल क्यों आया, नहीं चलेगा ज़रूर क्योंकि एचटीएमएल ही है, बट इनलाइन के लिए हमने बहुत पहले एक एग्जांपल बताया था कि जैसे होता है ना खाना बना रहे हैं अगर हम लोग, तो आप जब चपाती खाते हो तो उसमें क्या ज़्यादा होना चाहिए, आटा, नमक कम। अब नमक में अगर 1 चम्मच अगर आटा डालोगे तो कैसे खाओगे। तो गूगल भी सेम वही कहता है कि अगर चला रहे हो, वैसे तो चलाना ही नहीं है, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो भी आपकी वेबसाइट को गूगल रैंक नहीं देगा सर्च इंजन के अंदर, और आपकी इनलाइन होने की वजह से वेबसाइट स्लो डाउन होती है। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें इनलाइन का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हम किसी यूआरएल को रिक्वेस्ट करते हैं तो यूआरएल को जब आप रिक्वेस्ट करते हो और उस पेज में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, चाहे वो इमेज हो, जावास्क्रिप्ट हो, जे क्वेरी हो, जो भी है, तो वो आपके कैशे में पीछे लोड हो जाता है सारा। अब इनलाइन होगा तो इनलाइन जब भी कोई पेज खुलेगा वो हर बार सारी चीज़ों की रिक्वेस्ट लेके जाएगा, जिससे वेबसाइट स्लो हो जाती है। लेकिन अगर मेरा फाइल इस तरह से होगा स्टाइल डॉट सी एस एस, तो मेमोरी में आ गया ना एक बार, तो ये बार बार लोड नहीं होता, ये एक बार लोड हो जाएगा, काम खत्म हो गया, ये होता है फ़ायदा। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सीडीएन पर काम करने का। ऑफलाइन काम कर रहे हो तो सीडीएन अगर नेट कनेक्टेड है वेल एंड गुड है, नहीं तो डाउनलोड करके काम करो, जैसे मैंने बूटस्ट्रैप में आपको बताया था। और अगर लाइव जाओगे फिर तो नेट रहेगा ही, ठीक है, तो सीडीएन सबसे बेस्ट चॉइस बन जाती है आपकी। तो इसलिए हमेशा काम एक्सटर्नल होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट हम कलर वलर को चेंज करते हैं तो इनलाइन में आ जाता है ना, वो इनलाइन में जाता है, ठीक है, तो उसका यूज़ कम करना चाहिए उसका यूज़। इसीलिए तो गूगल मना करता है
जब डोम को आप मैनिपुलेट करते हो तो इनलाइन की ही कोडिंग से ज़्यादा होती है। Yes. जब भी आप लिखते हो ना स्टाइल डॉट, इनलाइन हो गया मतलब। जब इंस्पेक्ट करते हैं तो उसमें आता है हाँ, कि इसमें जाना तो थोड़ा बहुत के लिए सही होता है वो, इसलिए गूगल कहता है बहुत मिनिमलिस्टिक यूज़ करो जावास्क्रिप्ट का, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये लिमिटेशन जब रिएक्ट पढ़ोगे तो वहाँ ख़त्म हो जाती है, जितना मर्जी लगाओ। ठीक है, और जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इधर वीएस कोड में बात करें, जैसे ये एक हम सीआरएम देख रहे हैं। अब यहाँ क्या है, कोई एचटीएमएल दिखाई दे रहा है तुम्हें? सब जावास्क्रिप्ट ही है ना इसके अंदर, टोटल जावास्क्रिप्ट है, भर भर के लगाओ जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, टोटल जावास्क्रिप्ट भाई, कुछ है ही नहीं एचटीएमएल इसके अंदर। ठीक है, ये ऐसा एक फोल्डर है अभी तो राउट्स का। फिर उसके बाद में यहाँ से हमें मिलेंगे मॉडल्स, मॉडल के अंदर फिर फीस पेमेंट, फी रिसिप्ट, फीस, फ्रेंचाइजी, इंडेक्स, लीड, रोल, स्टूडेंट, यूज़र। फिर उसके बाद मिडिल वेयर्स में आएंगे, फिर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट भर भर के इसके अंदर। फिर उसके बाद ऊपर जाओगे कंट्रोलर, यहाँ भी जावास्क्रिप्ट लगी हुई है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में आओगे, फिर यहाँ भी आपकी जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। इधर आओगे सर्वर डॉट में, फिर इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट आपकी लगी हुई है। तो आगे आएगा, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन एनिमेशन को गूगल मना करता है, क्योंकि जब भी आप एनिमेशन करते हो तो डोम पर सारा काम होता है, और जितना काम डोम पर होगा उतना वेबसाइट हैवी हो जाती है। तो इसलिए फ्लिपकार्ट ने बड़ा स्मार्टली अपना पहला पेज जो है ना रिएक्ट में बना दिया। फिर बंदा घुसेगा तो वहीं से ना, दरवाजे से, तो उसको बना देते हैं खाली रिएक्ट में, बाकी वेबसाइट स्लो चल रही चलने दो। विजिटर को तो पहला पेज एकदम मिल जाता है ना। Yes, sir. तो आज जैसे हमारा मॉर्निंग वाला जो बैच चल रहा है अपना 9 to 10:30, अगर हम लोग उसका एग्जांपल लें, यस ये वाला बैच है, तो इसमें देखो हम लोगों ने एक न्यूज़ की वेबसाइट बनाई थी। CD, यहाँ लिखेंगे न्यूज़ ऐप, NPM स्टार्ट। तो टोटल API से ही काम किया है सारा का सारा इसमें। तो API क्या होती है, जेसन फाइल्स होती है हमारी, जिसके अंदर डेटा हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखा होता है, और वहाँ से हम लोग डेटा की के बेसिस पर रिट्रीव करके पूरा फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं। ये देख रहे हो? तो इसमें देखें आप, अभी मैं जनरल न्यूज़ पर क्लिक करूँ, देखो जनरल एक्टिव हो गया। बिजनेस न्यूज़ पर क्लिक करेंगे, बिजनेस की न्यूज़ आएंगी। एंटरटेनमेंट, हेल्थ, क्या पेज ऊपर कोई रीलोड हो रहा है ऊपर मेरा? नहीं हो रहा ना, सारी चीज़ें काम कर रही हैं आपकी। ठीक है, और नीचे देखो पेजिनेशन भी अवेलेबल है हमारा। फटर भी हमने लगाया बूटस्ट्रैप का उठा के, इसके अंदर लगा के दिखाया था स्टूडेंट्स को कैसे लगता है प्रॉपर तरीके से। और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सिर्फ हमने API का इस्तेमाल किया। कंपोनेंट्स में ये देख रहे हैं सारे हमारे कंपोनेंट्स से धीरे धीरे लेवल अप किया था हमने चीज़ों का। सो न्यूज़ के अंदर जो आप न्यूज़ देख रहे हैं जो बन के आपके सामने आ रहे हैं, उसका कोड सिर्फ ये है। ठीक है, ये पेजिनेशन है जिससे आपके काउंटिंग आ रही है, ये भी डायनामिक है, सब जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। इसके नीचे हमारा मॉडल है, ये भी डायनामिक है, यानी कि अगर आप किसी भी न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो वो न्यूज़ इस तरह से मॉडल में खुल जाती है ना, जिस भी न्यूज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रीड मोर करेंगे, उस वेबसाइट पर आपको ले जाएगा।
ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से हमने शुरू किया था इसको बनाना। सबसे पहला काम इतना सा किया था, फिर थोड़ा सा और स्टाइल किया उसको, फिर और स्टाइल किया उसको, फिर फाइनल फाइल हमारी ये वाली आई बन के। इसके अंदर हमने नैब बार अपना अलग बना रखा है पूरा, और ये हमारी फुटर की फाइल है इसके अंदर। तो ऐसे डिज़ाइन होती हैं चीज़ें। तो इसे बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जो अभी आप सीख रहे हो ये बैकएंड की लैंग्वेज पढ़ रहे हो पीएचपी, लेकिन अभी इसमें बैकएंड डेवलपमेंट नहीं है। बैकएंड किस दिन स्टार्ट होगा, जब माइस्क्यूएल चल पड़ेगा। तो यानी कि आप जब फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे वो बैकएंड में जाएगी, वो बैकएंड से वो डेटा फैच करके आपको ला के देगा फ्रंट एंड में। क्योंकि लेट्स से आपने, जैसे वो तुम बना रहे हो ना ई कॉमर्स वाला कैटेगरी, तो जब मैं कैटेगरी को क्लिक करूँ तो कैटेगरी आ जाए। जैसे मैं अभी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ना, जनरल न्यूज़ या आपकी टेक्नोलॉजी की न्यूज़ हो गई या साइंस की न्यूज़ हो गई, वो चीज़ ऐसे ही। देखो ई कॉमर्स वाला है इसके अंदर, सीडी ई कॉमर्स ऐप। और ये किस डेटा से बन रहा है, ये डेटा भी दिखा देते हैं, फेक स्टोर एपीआई। ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं जेसन डेटा हमारा। तो ऑब्जेक्ट बनाने सीखे थे ना जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने, सब आगे चल के ऐसे काम में आते हैं। फ्रंट एंड का क्या रह गया, मतलब अभी क्या क्या रह गया फ्रंट एंड? तुम्हारा फ्रंट एंड पूरा हो गया। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखोगे, डिजाइनिंग सीख चुके हो। डेवलपमेंट में क्या रह गया अभी? डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो कि रिएक्ट से होगा, उसके बाद बैक एंड है सारा। फिर बैक एंड आएगा आपका। जो भी पीएचपी पढ़ रही है फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में काम करती है, ठीक है। पीएचपी से दोनों चीज़ें बनती हैं, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। ये देखो हमारा इसमें क्या है, इस ये जो हम लोग डेटा देख रहे हैं इसके अंदर मिक्स डेटा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी चूज़ करूँ, देखो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, क्या पेज ऊपर कोई रीलोड हो रहा है, नहीं है ना। ये देखो ज्वेलरी पर क्लिक किया, मेंस पर क्लिक किया या फिर वुमेंस पर क्लिक किया, तो इस तरह से डेटा फिल्टर हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसका हमने व्यू भी बनाया हुआ है कि जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ नंबर 1 पर कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। तो इस पर ये भी काम करेगा। इस एपीआई में देखो जाके, यहाँ पर लिखा होगा बैक, ये देखिए, तो प्रोडक्ट्स 1। तो हम अगर यहाँ पर चेक करें, नहीं मैंने इसका राउट कुछ और बनाया, मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए। सोर्स के अंदर होगा हमारा इंडेक्स, ई कॉमर्स ऐप, यहाँ खोलो, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स नहीं है, हमने इसका नाम प्रोडक्ट रखा है। देखो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ गया हमारा। तो इसमें के अंदर टोटल 20 प्रोडक्ट हैं। तो जो भी नंबर का प्रोडक्ट देखना चाहते हो, अभी नेक्स्ट क्लास में इसको और एडवांसमेंट करेंगे, तो इसका प्रॉपर फ्लिपकार्ट की तरह व्यू वगैरह सारी चीज़ें डिज़ाइन हो जाएंगी। तो ये देखो ये होते हैं एपीआई मॉडल, सारे लिखने पड़ते हैं यहाँ से। देखो सब जावास्क्रिप्ट है। तो कोई जावास्क्रिप्ट छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब इसको भी बनाओगे तो इतनी सारी चीज़ें अलग से डलती हैं। देखो डिपेंडेंसीज होती हैं, ये देखो यहाँ पर डिपेंडेंसी लिखा हो, ये सब चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। एक साइवेस, राउटर डोम, ऐसी जो न्यूज़ वाला प्रोजेक्ट बना है इसके अंदर भी डिपेंडेंसी डली होंगी यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऐसी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है, जो अभी मैं आपको वो दिखा रहा था, ये वाला प्रोजेक्ट इसके अंदर है। सीआरएम के अंदर ये देख रहे हो
विक्रिप्ट कोर्स डॉट नेव एक्सप्रेस वैलिडेटर जेसन टोकन, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सीखो। तो फिलहाल पहली क्लास, अब आपका टास्क क्या है इसके अंदर कि आप अपनी एग्जिस्टिंग डिज़ाइनिंग को, जो भी आपने मल्टी पेज अभी तक की है, उसको पीएचपी में ब्रेक डाउन कर दो। सिर्फ इतना लिखना है, इंक्लूड, ठीक है, हेडर और फुटर को डायनामिकली लाने के लिए। तो इंक्लूड का काम क्या है कि कोई भी फाइल अगर इंपोर्ट करनी है तो इंक्लूड चलता है। एक होता है इंक्लूड, एक होता है इंक्लूड वंस, यानी कि सिर्फ एक ही बार इंक्लूड होगा, उसके बाद वो नहीं काम करेगा, ठीक है। ऐसे होता है रिक्वायर। रिक्वायर जब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है इंडेक्स वाली फाइल में, आप यहाँ आ जाएं, होम पर क्लिक करिए, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आप नहीं देख पाओगे, है ना। बट इसका काम क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी ये जो हेडर की फाइल थी, इसको आपने लिखा रिक्वायर, लेकिन हेडर की फाइल नहीं मिली, तो पीएचपी क्या करेगा, आगे का कोड बंद कर देगा, कहेगा पहले ये दो तभी आगे चलेगा कोड, सब बंद। लेकिन अगर इंक्लूड में हम लोग ये पार्ट देखते हैं, तो इंक्लूड में क्या होगा, वो चीज़ें डाली जाती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती। यानी कि मैं कहता हूँ फाइल मिलती है, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, तो ये देखो उसको बाईपास करके आगे निकल जाएगा। डिफरेंस समझ में आया। इंक्लूड में लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें डालनी है, रिक्वायर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डालनी होती हैं। जैसे कि एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर यूज़र तभी एंटर हो सकता है, इन हो सकता है, जब तक वो ऑथेंटिकेटेड ना हो, कि भाई साइन इन साइन अप ना किया उसने। जब तक नहीं करेगा तब तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है। उस कंडीशन में रिक्वायर लगाया जाता है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना, इंक्लूड और रिक्वायर आउटपुट दोनों सेम देते हैं, बट सिचुएशन है। एक में आपने देखा एरर आ गया, कोड ही बंद हो गया, एक में एरर आया, स्किप किया, आगे बढ़ गया, तो आपने किसके साथ जाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हेडर फुटर लगाने वाली चीज़ों पे इंक्लूड चलाइए, वहाँ पर रिक्वायर मत चलाइएगा, ठीक है। और जहाँ पर सिक्योरिटी की बात आएगी, जब हम लोग इसमें साइन इन साइन अप वगैरह बनाना सीख जाएंगे, तब हम लोग रिक्वायर के साथ जाएंगे इसके अंदर। तो आज इतना ही रखते हैं, पहले आप अपना कन्वर्ट करना स्टार्ट करो चीज़ों को, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके अंदर थोड़ा पहले थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ दिन, 10-12 दिन, उसके बाद फिर हम लोग उस वाले पार्ट पर आएंगे। तो आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पहले पीएचपी, फिर MySQL, उसके बाद जाके फिर आप प्रोजेक्ट बनाने की कंडीशन में आते हो कि प्रोजेक्ट बनता कैसे है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें शुरू करेंगे बेसिक, और धीरे धीरे फिर प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे उसका, कि कैसे साइन इन साइन अप बनते हैं, कैसे पेजिनेशन बन सकते हैं पीएचपी के अंदर। तो जैसे तुम लोग ई-कॉमर्स वगैरह बना रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें तुम ट्राई कर सकते हो। कोड ज़्यादा करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा, बट मैं आपको ऐड टू कार्ड वगैरह सारी चीज़ सिखा दूंगा कैसे होती है इसके अंदर। खैर ये आपसे कोई बनवाएगा नहीं इंटरव्यू में, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो हर किसी के लिए आसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो इतना चाहते हैं कि आप बैकेंड से डेटा लाना आपको आता हो, और उसके अंदर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करना आता हो। कि मान लीजिए कि आपने बैकेंड से डेटा फैच कर लिया, अब मुझे बैकेंड की एंट्री फ्रंट एंड से डालनी हो, तो क्या चाहिएगा, HTML का फॉर्म, और सबमिट करने पर डेटा बैकेंड में जाके सेव हो जाए। डेटा चला गया तो उसको फ्रंट एंड पर वापस रीड करना भी आना चाहिए। रीड में लगा मुझे कोई दिक्कत हो गई तो मुझे एडिट यानी कि अपडेट भी करना आना चाहिए उसको। और क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे डिसमिस भी करना आना चाहिए, यानी कि मुझे लगता है कि काम इसका खत्म हो गया तो डिलीट हो जाए, तो डिलीट का भी ट्रिगर होना चाहिए। तो यानी कि बिना किसी कोडिंग के जो क्लाइंट होता है वो पूरा फ्रंट एंड से बैक एंड को चला लेता है। तो जैसे एक एग्जांपल से अगर हम लोग इसको समझें, ये देखिए, अब जैसे ये एक वेबसाइट है एग्जांपल के लिए, तो ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है और ये वेबसाइट का बैक एंड है। दिस इज अ फ्रंट एंड। अब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये कहाँ होंगे, कहीं बैक एंड में स्टोर होंगे। तो ये है साइट का बैक एंड, जहाँ पर हम जाके लॉग इन कर लेंगे इसके अंदर। तो क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि भाई मुझे क्या कोड करना है, इसके लिए क्या नहीं, उसको तो भैया डिज़ाइन के वे में समझाओ कैसे, तो उसको पता होना चाहिए कितने ऑर्डर पेंडिंग है,
कितने कैंसिल हो गए, कितने डिलीवर हो गए, कितने प्रोसेस हुए, कितने आउट फॉर डिलीवरी है, कितने शिप हो चुके हैं। पूरा डैशबोर्ड है ना डिज़ाइन। जैसे आप लोग वर्डप्रेस चलाते हो, वर्डप्रेस का अपना एक डैशबोर्ड है जिससे आप चला रहे हो उसको, उसी तरह से। तो मान लो मुझे कल को कोई प्रोडक्ट अगर बनाना हो यहाँ पर, तो मैं ऐड प्रोडक्ट में जाके वो प्रोडक्ट बना सकूँ इजीली। समझ गए ना, इस तरह से। या मुझे सारे प्रोडक्ट देखने हो अपने, तो मैं यहाँ से जाके ऑल प्रोडक्ट देख सकता हूँ। तो देख लो बढ़िया सा डैशबोर्ड बनाओ एकदम। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बनानी आनी चाहिए। तो इस सबको बनाने, ये या तो PHP से भी बना सकते हो, रिएक्ट और नोड से भी बना सकते हो, किसी से भी बना सकते हो, ठीक है। बट ई कॉमर्स एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं इसके अंदर। सबके रोल डिवाइड होते हैं कि कौन डैशबोर्ड पर काम करेगा, कौन प्रोडक्ट पर काम करेगा, कौन यूज़र पर काम करेगा, क्योंकि एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपकी डिवाइड होंगी इसके अंदर। तो यहाँ सब कुछ है दिया हुआ। यहाँ पर थीम चेंज वगैरह करने का सब कुछ है ऑप्शन। नोटिफिकेशन कोई होगा तो यहाँ आ जाएगा आपका। लैंग्वेज आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, ये चीज़ है। यूज़र कोई बनाना चाहते हैं तो यूज़र का भी यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाएगा, ऐड यूज़र। तो यहाँ सब नया यूज़र बना सकते हो। सारे यूज़र देखना चाहते हो तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। किसी का भी रोल चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। एक्शन का बटन यहाँ पर दिया होता है। ऐड पर क्लिक करोगे यूज़र का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। रोल क्या देना है, तो सभी का रोल यहाँ पे कंज्यूमर का ही है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एडमिन का सिर्फ साइट ओनर के पास है। तो ऐसे होता है। ये जैसे ब्लॉग का सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ऑल ब्लॉग, तो ये सारे ब्लॉग आ जाएंगे। एक नया ब्लॉग बनाना है तो यहीं से। तो सोचो जैसे वर्डप्रेस आप चलाते हो, ये पूरा उसका कस्टम हम लोग देख रहे हैं कि वर्डप्रेस हैवी होता है, तो ये पूरा का पूरा हम एंगुलर के अंदर देख रहे हैं इसको। ऊपर देख रहे हैं, कोई लोडिंग नहीं आता है यहाँ। जिस पे आप क्लिक करोगे इसी के अंदर ही चेंज हो जाता है ये चीज़, जो मैंने भी आपको रिएक्ट में दिखाया था। तो एंगुलर का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि थोड़ा सा हैवी होता है। एंगुलर इज़ अ फ्रेमवर्क, रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी, ये डिफरेंस रहता है थोड़ा सा। बट बीइंग अ फ्रंट एंड डिज़ाइनर, मैं डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ये डिज़ाइन करनी आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या बूटस्ट्रैप की टेबल है। अब मान लीजिए कि मोबाइल मोड आ गया, ठीक है, तो टेबल को रेस्पॉन्सिव करना आता है ना। हम क्या करते हैं, टेबल को एक डिब में डालते हैं और उसके अंदर आपका टेबल जो होता है स्क्रॉलेबल हो जाता है ना। टेबल रेस्पॉन्सिव के नाम से एक कंटेनर जो होता है, इस तरह से। नहीं तो क्या होता है, नीचे यहाँ पे स्क्रॉलिंग आपको दिखाई दे जाती है हॉरिजॉन्टल। ये देखो कितना बढ़िया से चल रहा है चीज़, है ना। ऐसे टैबलेट मोड चेक करके देखो, ये टैबलेट मोड कितना डेटा है। यहाँ से क्लिक करेंगे, ऑफ कैनवास अपना खुल जाएगा। डैशबोर्ड पे आना चाहते हैं, डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो डैशबोर्ड डिजाइनिंग पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी बड़ी डिमांड है मार्केट में डैशबोर्ड, क्योंकि हर एक चीज़ का आज के दिन डैशबोर्ड बन रहा है, ठीक तो है। ये ट्राई करना है, ये जो साइड साइड का करना है, नहीं डैशबोर्ड है ना पूरा। ये तो पूरा देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार, वो चीज़ समझिए। जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो आपका बैकएंड ऐसा ही होगा, ठीक है। भाई तुमने फ्रंट एंड तो दिखा दिया, अब कोई हो सकता है कि जिस दिन तुम अपना डिस्प्ले दिखा रहे हो तो भाई डालेंगे कहाँ से, तो उसको ये तो नहीं बोल रहे डेटाबेस में जाके डालो, क्या हो गए कल को उसने डेटाबेस में कुछ गड़बड़ कर दी डालने में, तो सारा डेटाबेस क्रैश हो गया। तो इसलिए कभी भी क्लाइंट को डेटाबेस नहीं दिया जाता है, डेटाबेस के ऊपर वो डेटा अपलोड कर सकता है। डेटा का कंट्रोल जो होता है हमेशा डेवलपर के पास ही रहता है, क्योंकि भाई कल को तुम तो ख़राब करके पहुंच जाओगे, उसके बाद लाओ जी सही कर दो इसको, वो कहाँ से करेगा सही, तुमने तो कोड बिगाड़ दिया उसको। तो इसलिए बैकएंड का फ्रंट एंड डिज़ाइन करके दिया जाता है, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। तो आप भी ऐसा अपना बना सकते हो, और इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप लगी हो और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप कंट्रोल यू करोगे हर जगह बूटस्ट्रैप ही चलती है। इसके अंदर ये ग्राफ वगैरह लगे हुए सारे। एक तो मुझे एग्जांपल आपको दिखाने ग्राफ वगैरह कैसे लगते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डेटा कैसे आता है इसके अंदर। वैसे मैंने आपको दिखाया था एक इसकी JS फाइल होती है जिसके अंदर हम लोग एरे में सारा डेटा स्टोर करते हैं पीछे। चलो अभी इतना ज़्यादा आगे तो नहीं, फिलहाल
ये देख लिया आप लोगों ने, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगा, अगर आप में से किसी को ट्राई करके देखना हो इसको, ट्राई कर लेना। भेजा है ना पहले भी? यस सर। चलो, तो फिलहाल अभी आज का बहुत छोटा सा टास्क है, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, जो भी बनाई हुई है उसको इस तरह से ब्रेक डाउन करना है, हेडर फुटर अलग अलग करो और चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करो, ठीक है? सर होम पेज को रखना है हर उसमें, होम पेज को, हर उसमें मतलब तो हर पेज में, नहीं, होम को क्यों रखेंगे हर पेज में? सर होम पे जाने का जैसे बैक टू होम पे। हाँ तो ये तो रहेगी, पहले पेज पर होम पेज पर होम नहीं होता है, ध्यान रखना, होम पेज पर तो लोगो रहता है अपना, यस सर। बाकी के पेज पर आप डिफाइन करो। सर वो कैसे करना है सर? क्यों? क्योंकि सर उसमें तो एक बार ही वही करना पड़ेगा ना, ये जो अच्छा सब मैं पेज समझ पे गया, चलेगा अभी तो तुम एकदम मासूम लेवल पे पूछा, मैं इसको कंडीशनल बना दूंगा कि अगर होम पेज होगा तो मैं इसका कंडीशनल चेक करा के उसको बंद कर दूंगा, ठीक है? यस सर। और जो अदर पेज पे कंडीशनल में डाल के उसको एक्टिव कर दूँ, कंडीशनल इसको हम बोलते हैं रेंडरिंग, तो वो हो जाएगा पॉसिबल, ठीक है? तो जिनके पास जैम्प नहीं, जैम्प डालिए, और जिनके पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।